नमस्कार दोस्तों, अलविंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। यह प्राचीन भारत की आपकी दूसरी क्लास है। यह क्लास आपकी नेट जेआरएफ, यूपीएससी, प्री और मेंस, सभी पीएससी एग्जाम चाहे प्री हो या मेंस हो, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी टीचर्स एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वह है आपको आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी में आप आर्कोलॉजी किसे कहते हैं और साथ ही इंडिया में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई है, उसका विकास कैसे हुआ है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही कुछ पुरातत्व के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? तो आर्कियोलॉजी है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आर्कियोज और दूसरा है लोजोस। आर्कियोज का मतलब होता है पुरातन और लोजोस का मतलब होता है ज्ञान। इस तरह आर्कियोलॉजी है, इसका मतलब होता है पुरातन या पूर्व ज्ञान, पुराना ज्ञान। पुराना ज्ञान ही पुरातत्व होता है। पुरातत्व को एक महत्वपूर्ण विद्वान है स्टुअर्ट पिगट महोदय। स्टुअर्ट पिगट महोदय, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। इन्होंने आर्कियोलॉजी को इतिहास की एक शाखा माना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके 100 वर्षों का जो इतिहास है उसको उसके 100 वर्षों के इतिहास को प्रोफेसर हंसमुख धीरजलाल जो सांकलिया हैं प्रोफेसर साहब, इन्होंने इसके काल को 3 कालों में विभाजित किया है, जो है प्रथम काल जो चलता है 1861 से 1902 के बीच। द्वितीय काल आता है 1902 से 1944 और तृतीय काल आता है 1944 से 1960 के बीच का। देखिए, जो प्रथम काल है इस काल को कनिंघम काल, इस काल को आप कनिंघम काल, और जो द्वितीय काल है इसे मार्शल काल, मार्शल काल भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम काल कनिंघम का प्रभाव रहा और द्वितीय काल में मार्शल का प्रभाव रहा है। अब पढ़ेंगे हम प्रथम काल या कनिंघम युग के बारे में। देखिए, 1861 में कनिंघम ने उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इनके समक्ष एक मेमोरेंडम स्मारक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि जो भारत में पुरातात्विक धरोहर हैं उनके सुव्यवस्थित अध्ययन किस तरीके से किया जाना चाहिए। जो भारत में पुरातात्विक धरोहर हैं उनके सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए लॉर्ड कैनिंग को कनिंघम ने 1861 में एक मेमोरेंडम या स्मरण पत्र दिया। तो इस कार्य के लिए कैनिंग ने कनिंघम को ही, कनिंघम के प्रति ही उत्तरदायित्व इनको ही सौंप दिया। इसका जो प्राकृतिक धरोहर है इंडिया में उसके अध्ययन का जो उत्तरदायित्व है वह लॉर्ड कैनिंग वायसराय ने इसका उत्तरदायित्व कनिंघम को ही सौंप दिया। इस तरह से भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी नींव कनिंघम ने ही रखी थी। और इस तरह उन्हें आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसका प्रथम प्रमुख विभाग प्रमुख कनिंघम को ही बनाया गया था और 1861 में इन्हें पुरातात्विक सर्वेयर नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद 1866 में लॉर्ड लॉरेंस नमक वायसराय ने इस पुरातात्विक विभाग है इसको समाप्त कर दिया, इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस तरह से कनिंघम को 1861 में इस डिपार्टमेंट का प्रमुख बनाया और 1866 में इस विभाग को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया जिसके प्रथम महानिदेशक कनिंघम को ही बनाया गया। 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया और कनिंघम को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। कनिंघम भारत के प्रथम पेशेवर आर्कियोलॉजिस्ट थे। फरवरी 1871 में इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। लेकिन जब आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री की फर्स्ट एनसीईआरटी है, इतिहास के कुछ विषय,
उस समय कनिंघम को न कह के जॉन मार्शल जॉन मार्शल को भारत का प्रथम पेशेवर पुरातात्विक या प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट है, वो जॉन मार्शल को माना गया है। तो आपको यह याद रखना है। अगर ऑप्शन में कनिंघम आपको दिखता है तो कनिंघम ही आपको लगाना है, भारत के प्रथम पेशेवर पुरातात्विक या प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट। और अगर कनिंघम नहीं दिखता है या जॉन मार्शल लगाना है तो आपको जॉन मार्शल आंसर देना पड़ेगा वहां पे। नेक्स्ट है, कनिंघम ने मुगल साम्राज्य का जो दो राजधानियां थी, मथुरा, सॉरी, दिल्ली और आगरा, इनका सर्वेक्षण किया। जब एक प्रथम महानिदेशक बने तो इन्होंने सबसे प्रथम मुगल साम्राज्य की जो दो राजधानियां थी, दिल्ली और आगरा, इन दोनों का सर्वेक्षण किया था। इसके बाद 1876 में इन्होंने तक्षशिला के टीले से सिकंदर के पहले के जो भारतीय सिक्के थे उनकी प्राप्ति की थी। इससे पहले माना जाता था, 1876 से पहले माना जाता था कि भारत में जो सिक्कों की शुरुआत है, जो कॉइन की शुरुआत है, वह सिकंदर के आगमन के बाद स्टार्ट हुई। सिकंदर के आगमन के बाद स्टार्ट हुई। लेकिन तक्षशिला के टीले की जब खुदाई हुई, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के टीले की, तो वहां से इन्हें कनिंघम को पंच मार्क सिक्के प्राप्त हुए। तो इनकी खोज किसने की थी? कनिंघम ने, सर्वप्रथम इंडिया में। इसके बाद कनिंघम ने इन्हीं के सुझाव पर जॉन फैटफुट फ्लीट को 1873 में इनका प्रालिपिवेत्ता नियुक्त किया गया। किसको? जॉन फैटफुट फ्लीट को 1873 में। और इन्हीं के सुझाव पर लिटन ने 1873 में प्रानिधि लिखत अधिनियम पारित किया। इसका मतलब है प्रानिधियों के जो उत्खनन पुराधियों का जो उत्खनन किया जाता था, वह इसी के आधार पर एक वैधानिक मान्यता उसको मिल गई। 1885 में कनिंघम सेवानिवृत्त हो गए, ये रिटायर्ड हो गए 1885 में। और 1885 में, इसको याद रखने के लिए रख लीजिए, इनका कांग्रेस का गठन 1885 में ही हुआ था। तो आपको याद रह जाएगा कनिंघम कब सेवानिवृत्त या रिटायर्ड हुए, तो वह हुए थे 1885 में। और जाते जाते इन्होंने कहा कि जो महान निदेशक का पद है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो इन्होंने जाते जाते कह दिया कि जो महानिदेशक का पद है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद लॉर्ड लिटन के काल में एक क्यूरेटर की नियुक्ति का प्रस्ताव उस टाइम के भारत सचिव के पास भेजा गया। क्यूरेटर क्या होता था कि जो भारत में जो प्राचीन स्मारक हैं उसकी देखरेख के लिए इसकी नियुक्ति की जानी थी। लेकिन भारत सचिव में इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद लॉर्ड रिपन के काल में क्यूरेटर मतलब प्राचीन स्मारकों की देखरेख के लिए एक संग्रह अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। वह थे एच एच कोल को नियुक्त किया गया। इन्होंने जो सांची का स्तूप है उसका परिरक्षण किया था। इन्होंने कहा था कि देश की जो प्राचीन कलाकृतियां हैं की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमझनीय नीति लगती है। देखिए इनके टाइम पे क्या हुआ था, इससे पहले जो भारत में ब्रिटिश थे, तो भारत में जो प्राचीन पुरावस्तुएं थी, उसको इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इंग्लैंड भेज दिया जाता था और वहां के म्यूजियम में रख दिया जाता था। और साथ ही कुछ निजी उपयोग के लिए भी, निजी उपयोग, इस तरीके से जैसे वायसराय हुए या बड़े प्रमुख पदों पर आसीन लोग थे, वह अपने गार्डनों में भी भारत की पुरानिधियां या जो कह लें, जो आप बौद्ध के स्टैचू, उनको रखते थे। तो इनका विरोध सबसे पहले एच एस कोल ने किया था। इसके बाद एच एस कोल ने कहा कि जो संग्रहालय हैं उनमें मोतियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जाना चाहिए। जो इस तरह की प्लास्टर प्रतिकृतियां हैं उनको म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। जबकि जो मूल प्रतिकृतियां हैं उनकी खोज वाली जगह पर ही उन्हें रखना चाहिए। उनको उसकी खोज वाली जगह पर ही रखा जाना चाहिए।
क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो भारत के जो जितने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं आज भी आपको इंग्लैंड के म्यूजियम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उस टाइम पर एच एस पॉल के टाइम जो अमरावती स्तूप है, इसके जितने सारी पुरातत्व थी वो इंग्लैंड भेज दी गई थी। और एच एस पॉल की ही वजह से जो सांची का स्तूप है आपका, सांची का स्तूप, इसकी जो पुरातत्व हैं इसके खोजे गए स्थान पर ही इनको संरक्षण किया गया या संरक्षित किया गया सांची के स्तूप को। तो एच एस पॉल ने ही सांची के स्तूप को इंग्लैंड जाने से बचाया था, यह आपको याद रखना है। दुर्भाग्य से कोल ने अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए थे कि संग्रहालय में प्लास्टिक की प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली प्रतिकृतियां जहां खोज की गई है वहीं रखी जानी चाहिए। लेकिन खोज की जगह पर संरक्षण की बात सांची के लिए उन्होंने उनकी बात को मान लिया था अधिकारियों ने। कितना मान लिया था? ब्रिटिश अधिकारियों ने सांची के लिए इस बात को उनकी मान लिया गया था। इसके बाद जेम्स बर्गेस भारत के महानिदेशक बने। इन्होंने 1872 में एक प्रमुख और 1888 में दूसरी प्रमुख पत्रिका लिखी, जिनमें जो एंटीन एंटीक्वेरी है इसमें प्राचीन अभिलेख प्रकाशित किए जाते थे। जो इंडियन एंटीक्वेरी है इसमें प्राचीन अभिलेख प्रकाशित किए जाते थे। और दूसरी इनकी जो प्रकाशित पत्रिका थी वो 1888 में आई, महानिदेशक बनने के बाद। और पहली आ गई थी इनके महानिदेशक बनने से पहले। इसके बाद जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, इनके काल में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, उसकी पूर्व अनुमति के बिना उत्खनन करने को अवैध घोषित कर दिया गया। और जो पुरावशेष आदान प्रदान किया जाता था, इंग्लैंड वाले यहाँ से सेंड करके इंग्लैंड भेज दिया करते थे, और एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को गिफ्ट में देता था, और उनके आदान प्रदान को भी रोक दिया गया। और जेम्स वर्सेस के काल में उत्खनन जो एकमात्र प्रस्थल था, इसके इनके काल में जो एकमात्र उत्खनित प्रस्थल था जिसका उत्खनन किया गया, वह था मथुरा का कंकाली टीला। कंकाली टीला। नेक्स्ट है, वर्जेस की सलाह पर संस्कृत, पाली और द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ हैं ई हुल्स, इंजीनियर हुल्स को पुरालिपिवेत्ता नियुक्त किया गया। इसके साथ 1888 में ट्रेजर ट्रॉप एक्ट पारित किया गया। इस ट्रेजर ट्रॉप एक्ट के तहत जो पुरातत्व महत्वपूर्ण चीज थी उसको सरकार किसी भी समय हस्तगत कर सकती थी, सरकार अपने संरक्षण में ले सकती थी ट्रेजर टॉप एक्ट के तहत। याद रखना है ट्रेजर टॉप एक्ट क्यों लाया गया था? जो पुरातत्व महत्व की जो निधियां थी या वस्तुएं थी उनको सरकार हस्तगत कर सकती थी। इसके बाद दूसरा काल आता है मार्शल का काल। कर्जन के टाइम इन्होंने 1900 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में कहा कि उत्खनन एवं खोज करना, प्राचीन लिपियों को पढ़ना और उन्हें संरक्षित रखना हमारा दायित्व है। यह कर्जन ने कहा था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में एक अपने भाषण में। इसके बाद 1904 में कर्जन ने प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित करवाया। 1904 में कर्जन के टाइम ही प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित किया। इसके बाद पुरातत्व जो वस्तु हैं उनकी संरक्षण हेतु कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल इन्होंने नहीं बनवाया था। जो कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल है वह कर्जन के टाइम पर ही बनाया गया। और जो राजकीय पुस्तकालय है जिसका नाम था ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, इन्होंने ही बनवाया था कर्जन के टाइम पर। इसके बाद
काइजन ने भारतीय रियासतों को भी बाध्य किया कि वे पुरातात्विक ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रख सकें। वह इसके तहत किया गया था जो भारतीय प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम बना। इसके तहत इन्होंने जो भारतीय रियासतें थी उनको बाध्य किया कि पुरातात्विक ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करें। इसके तहत भारतीय राज्यों ने भी पुरातात्विक विभागों की स्थापना की, जिनमें मैसूर, त्रावणकोर, जयपुर, बड़ौदा, हैदराबाद और ग्वालियर प्रमुख थे। इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना शुरू की। इसके बाद कर्जन ने 1902 में जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का प्रमुख बनाया गया। प्रारंभ में पारदर्श के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत लाया गया था। बाद में मार्शल ने इस पद की नियुक्ति से पूर्व मार्शल यूनान, तुर्की, क्रीट, द्वीप में पुरातात्विक कार्य कर चुके थे। इसके साथ ही एम ए राय ने इनके बारे में अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में कहा था कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 पीछे वर्ष छोड़ा। यहाँ पीछे छोड़ने का मतलब है जो पुरानी नदियां थी उनकी खोज 3000 वर्ष पीछे तक इन्होंने इनके काल में की थी। इनके उत्खनन की एक सीमा है। उसमें क्या है कि इन्होंने जब उत्खनन करवाया तो उन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन की पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। क्या होता है कि जब कोई टीला होता है इस तरीके से जिसका उत्खनन किया जाना होता है किसी संस्कृति का, तो जब इसका वर्टिकल उत्खनन किया जाता है, वर्टिकल एक्टिवेशन किया जाता है, तो जब जो सबसे नीचे उत्खनन किया जाता है और यहाँ पे जो संस्कृति मिलती है वो जो सबसे प्राचीन संस्कृति होती है, प्राचीन संस्कृति, और जो सबरी से ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर जो उत्खनन किया जाता है वह सबसे नवीन संस्कृति होती है। तो इस तरीके से जब आप उत्खनन करते हैं तो आपको एक समय स्केल या टाइम स्केल जिसे बोलते हैं वह प्राप्त होती है और विभिन्न संस्कृतियों के मध्य, विभिन्न जो संस्कृतियां हैं उनके मध्य क्या संबंध रहे वह भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन मार्शल ने क्या किया कि किसी भी टेलिए का वर्टिकल उत्खनन ना करवा के हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज उत्खनन करवाया। तो हमें विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी जो इसमें मिल सकती थी, विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी एक ही टेली में विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी मिल सकती थी। उसमें सिर्फ एक काल विशेष की सिर्फ एक संस्कृति की जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो सकी। तो जॉन मार्शल ने अपने उत्खनन में जो स्ट्रेटिफिकेशन इस तरीके से उत्खनन करना था उसको पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। जॉन मार्शल के टाइम 28 अप्रैल 1906 को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक स्वतंत्र या स्थायी विभाग बना दिया गया। इस काल की कोई जो प्रमुख उपलब्धि थी, इन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इनके टाइम इसकी एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित की जाने लगी। इसके साथ ही डॉक्टर स्टैन कोनो को पुरालिपि विशेषज्ञ के रूप में जॉन मार्शल का सहायक नियुक्त किया गया। किसको? डॉक्टर स्टैन कोनो को। और इन्हीं के टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक परमानेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया और एनुअल रिपोर्ट जॉन मार्शल के टाइम ही 28 अप्रैल 1906 के बाद प्रकाशित की जाने लगी। इसके बाद जॉन मार्शल ने इनके निर्देशन और निरीक्षण में जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसकी खुदाई प्रारंभ हुई। इसके बाद सांची एवं सारनाथ जो है उसका पुनः उत्खनन हुआ और इस पुणे ने पाटलिपुत्र और नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका उत्खनन किया। था इसके काल में तीन बड़े मेजर उत्खनन हुए, एग्जीबिशन हुए। पहला था तक्षशिला है, इसकी खुदाई प्रारंभ हुई। यह यूनिवर्सिटी थी हमारी प्राचीन। इसके साथ ही जो सांची और सारनाथ स्तूप थे इनका पुनः उत्खनन स्टार्ट हुआ और इस पुणे ने पाटलिपुत्र और नालंदा जो विश्वविद्यालय थे उनका उत्खनन करवाया। इसके बाद जॉन मार्शल ने अ गाइड टू तक्षशिला और अ गाइड टू सांची इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं, इनका प्रकाशन किया।
1928 में मार्शल के अवकाश ग्रहण के पश्चात एच हरग्रीव्स महानिदेशक बने। तो मार्शल के पश्चात जो महानिदेशक बने 1928 में, उनका नाम था एच हरग्रीव्स। एच हरग्रीव्स। इसके बाद इन्होंने अवकाश ग्रहण करने के पश्चात भी 1931 तक, 1928 में अवकाश ग्रहण कर लिया, इसके बाद 1931 तक एक विशेष कार्याधिकारी बने रहे, और 1934 तक, मार्च 1934 तक एक विशिष्ट कार्य के लिए इनकी पुनर्नियुक्ति भी की गई थी। इसके बाद राय बहादुर दयाराम साहनी 1931 में जो प्रथम भारतीय थे एएसआई के पहले महानिदेशक नियुक्त किए गए। यह एक प्रथम भारतीय एएसआई महानिदेशक थे। इन्होंने जो नागार्जुना कोंडा से जो बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले थे, इनको श्रीलंका के पुजारियों को इन्होंने सौंप दिया था। नागार्जुनी कोंडा से बुद्ध के जो अस्थि अवशेष मिले थे, इनको इन्होंने श्रीलंका के पुजारियों को सौंप दिया। इन्होंने प्राचीन स्मारक जो परिरक्षण अधिनियम था 1904, 1904 प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम था 1904, इसको 1932 में संशोधित करके यह प्रावधान किया कि जो भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके बाहर के व्यक्ति तथा विदेशी व्यक्ति, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के बाहर के व्यक्ति तथा विदेशी व्यक्ति भारत में उत्खनन, एग्जीबिशन और अनुसंधान मतलब रिसर्च की अनुमति इसके तहत दे दी गई। इसी के तहत 1935 में, इसी के तहत 1935 में जो अमेरिका का बोस्टन संग्रहालय है, उसकी ओर से अर्नेस्ट मैके को, इसको अर्नेस्ट मैके को जन्म दड़ों के उत्खनन का कार्य इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1935 में जेएफ ब्लैक किस्टन महानिदेशक बने। इसके बाद 1937 में इस पद पर राय बहादुर केएन दीक्षित की नियुक्ति हुई। राय बहादुर केएन दीक्षित भारतीय थे, 1937 में बनाए गए। इन्होंने 1938 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके बेहतर कार्यप्रणाली के लिए और के जो शाही कब्रों के उत्खनन करता थे लियोनार्ड बूले को भारत आमंत्रित किया। किस लिए? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी बेहतर कार्यप्रणाली के लिए किसको किया आमंत्रित? लियोनार्ड बूले को। इसका नाम याद रखना है, बाद में भी आएगा ही। इसके बाद दीक्षित महोदय के कार्यकाल में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय को, किसको? कलकत्ता विश्वविद्यालय को प्रथम विश्वविद्यालय बना, जिसे स्वतंत्र रूप से उत्खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। तो पहला कलकत्ता कौन था जिसे स्वतंत्र रूप से उत्खनन करने की अनुमति प्रदान की गई थी? तो वह कलकत्ता था। और इस विश्वविद्यालय द्वारा वानगढ़ का प्रथम उत्खनन स्थल बना, जिसका उत्खनन कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। तो वह स्थल था वानगढ़, जिसका उत्खनन कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है तीसरा काल। तीसरे काल में मार्टिमर व्हीलर ने हैं, इन्होंने पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया था। पुरातत्व मार्टिमर व्हीलर का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, क्योंकि इन्होंने एक स्वतंत्र विषय के रूप में पुरातत्व को स्थापित किया। यह सेना के एक पूर्व ब्रिगेडियर थे सेना में, और इसी के तहत इन्होंने सैनिक परिशुद्धता को पुरातात्विक पद्धति में भी स्थापित किया। व्हीलर के अनुसार पुरातत्वकर्ता सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं खोदता, अपितु मनुष्यों को भी खोदता है। इसको आपको याद रखना है, किसका कथन है? पुरातत्वकर्ता सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं खोदता, अपितु मनुष्यों को भी खोदता है। इन्होंने 1944 में 4 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर मार्टिन व्हीलर ने राय बहादुर साहनी, जो राय बहादुर केएन दीक्षित हैं, इनके उत्तराधिकारी के रूप में महानिदेशक का पद प्राप्त किया, जो 1944 में 4 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर आए थे। मार्टिन व्हीलर, इनकी नियुक्ति जो हुई थी वो नियुक्ति हुई थी लियोनार्डो बूले की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर? लियोनार्डो बूले। और यह लियोनार्डो बूले कौन है? देखो, जो केएन दीक्षित थे, जिन्होंने एएसआई की जो बेहतर कार्यप्रणाली है उसके लिए उनके जो शाही कब्र है उनके प्रसिद्ध उत्खनन करता थे लियोनार्ड बूले, उनको भारत आमंत्रित किया था। तो इन्हीं ने मार्टिमर व्हीलर की अनुशंसा
किसने की थी? लियोनार्ड वूलर ने। क्योंकि व्हीलर रोमन प्रविशेषों और प्रणालियों के विशेषज्ञ थे। किसके विशेषज्ञ थे व्हीलर? रोमन प्रविशेषों और प्रणालियों के विशेषज्ञ थे। इनकी नियुक्ति लियोनार्ड वूलर के अनुशंसा पे हुई थी, और लियोनार्ड वूलर की जो नियुक्ति हुई थी वह हुई थी राय बहादुर के एन दीक्षित के टाइम पे एएसआई के जो कार्यप्रणाली है उसको सही करने के लिए। नेक्स्ट है जो मार्टी में भीला आए, इन्होंने उत्खनन किया अरिकामेडु, हड़प्पा, ब्रह्मगिरी और चंद्रवल्ली एवं मस्की का। भीलर के अनुसार सिंधु ने भारत को उसकी सभ्यता प्रदान की और गंगा ने उसकी आस्था। भीलर ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के टीलों को विदेशी प्रवृत्ति की वास्तुशिल्प की संज्ञा दी थी। भीलर के अनुसार जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो संस्कृति है उसमें विदेशी प्रभाव परिलक्षित होता है या विदेशी प्रभाव उस पर है, लेकिन बाद में उनकी इस मान्यता को खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट है मार्टिन व्हीलर ने एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था एंशिएंट इंडिया। इसका प्रकाशन इन्होंने शुरू करवाया एएसआई। एंशिएंट इंडिया पत्रिका का प्रकाशन एएसआई के द्वारा इन्होंने करवाया। व्हीलर ने राष्ट्रीय संग्रहालय के गठन हेतु मॉरिस गोयल नेशनल म्यूजियम के गठन हेतु मॉरिस गोयल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका बाद में इनके उत्तराधिकारी हुए एनपी चक्रवर्ती। एनपी चक्रवर्ती के काल में 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद एनपी चक्रवर्ती था माधव स्वरूप वस्त्र महानिदेशक बने 1948 में। एनपी चक्रवर्ती 1950 में माधव स्वरूप वस्त्र महानिदेशक बने। 1951 में संसद ने ऐतिहासिक प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक तथा प्रस्थल एवं ध्वंसावशेष अधिनियम पारित किया, और 1958 में इस अधिनियम में व्यापक बदलाव करते हुए इसे व्यापक बना दिया गया और इसका नाम प्राचीन स्मारक ध्वंसावशेष अधिनियम, पुरातात्विक प्रस्थल एवं अवशेष अधिनियम लागू कर दिया गया। इसके बाद अमलानंद घोष महानिदेशक बने। 1953 में अमलानंद घोष महानिदेशक बने, और अमलानंद घोष के टाइम ही इनके कार्यकाल में 1957 में गांव-गांव जो सर्वेक्षण की महत्वाकांक्षा योजना चली थी वह इन्हीं के टाइम पे बनाई गई। तो याद रखना है, जो गांव-गांव सर्वेक्षण की महत्वाकांक्षी परियोजना बनी थी वो किसके टाइम बनी थी? तो बनी थी अमलानंद घोष जब महानिदेशक बने 1957 में। 1953 में ये महानिदेशक बने और इनके टाइम 1957 में गांव-गांव सर्वेक्षण की महत्वाकांक्षी योजना एएसआई द्वारा चलाई गई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है ब्रजवासी लाल या बीबी लाल 1968 में महानिदेशक बने। इन्होंने क्या किया कि जो हेनरिक सिलीमन जो जर्मन थे, इन्होंने उस टाइम के जो महाकाव्य हैं जिन्हें जर्मन में इलियड बोला जाता है, उसमें वर्णित प्राचीन नगरों, उसमें जो महाकाव्य में जो वर्णित प्राचीन शहर हैं उनकी खुदाई की एक राष्ट्रीय योजना बनाई थी। और इसी योजना के तहत हेनरिक सिलीमन ने जो होमर के इलियड और ओडिसी महाकाव्य हैं, इसके आधार पर एक प्राचीन ट्रॉय नगर की इन्होंने खोज की थी। तो इसी का आधार बनाते हुए बिजलासी लाल ने या बीवी लाल ने रामायण और महाभारत महाकाव्यों के आधार पर उनमें वर्णित जो प्राचीन नगर हैं जैसे हस्तिनापुर, अहिछत्र, नंदीग्राम, भारद्वाज आश्रम, मथुरा, कुरुक्षेत्र, अयोध्या और सिंगवेरपुरी, इनका उत्खनन इन्होंने इसके आधार पर करवाया। तो यही लिखा है कि साहित्य साक्ष्यों के आधार पर पुरातात्विक खोज का जो प्रसिद्ध उदाहरण है वह हेनरिक सिलीमन द्वारा प्रदान किया गया था। तो ब्रजवासी लाल जी हैं, इन्होंने हेनरिक सिलीमन के आधार पर जो उन्होंने जैसा किया था कि महाकाव्य में जो शहर हैं वर्णित हैं उनके आधार पर प्राचीन नगरों की खोज की। इसी तरह से ब्रजवासी लाल ने रामायण और महाभारत के आधार पर उनमें जो वर्णित प्रमुख नगर हैं उनकी खोज करके उन्होंने उनका उत्खनन करवाया। इसके बाद ब्रजवासी लाल ने
बीबी लाल के कार्यकाल में भी एंटीक्वेरी एंड आर्ट फ्रेसा एक्ट 1972 पारित कर दिया गया। पॉजिटर की तरह बीबी लाल ने भी, पॉजिटर जो थे उन्होंने महाभारत युद्ध की जो तिथि है 1950 ईस्वी को निर्धारित की थी, जिसकी का बीबी लाल ने भी 1900 950 ईस्वी जो महाभारत युद्ध है उसकी तिथि निर्धारित की। 1967 में वाराणसी में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई और 1976 में सोसाइटी फॉर प्रीहिस्टोरिक एंड क्वाटरनरी स्टडीज की स्थापना की गई। 1979 में बीबी लाल ने अपना पद छोड़ दिया तथा 1981 में देवला मित्रा महानिदेशक बनाए गए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे पुरातात्विक उत्खननों में सबसे पहले जो वैज्ञानिक विधियां हैं उनका प्रयोग व्हीलर ने किया था और इसमें उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक पुरातात्विक उत्खनन, स्तर विन्यास जिसको हम समझ चुके हैं, स्ट्रेटिफिकेशन एवं त्रिविमीय नापजोख पद्धति का पालन उन्होंने किया था। तो सबसे पहले वैज्ञानिक विधियां किसके टाइम में आई? व्हीलर के टाइम। पुरातत्व में हवाई जो छायांकन विधि है वो सबसे पहले ओजीएस क्रोफर्डे ने की थी। जो हवाई छायांकन है इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था ओजीएस क्रोफर्डे ने। यूरेनियम डेटिंग का जनक क्यूरी को और कार्बन डेटिंग का जनक नोबेल पुरस्कार विजेता विलर्ड लिबी को माना जाता है। लिबी ने 1949 में इस विधि का आविष्कार किया था। किसका? कार्बन डेटिंग विधि का। इसको अभी विस्तार से हम जानने वाले हैं। एस आर राव को भारत में जलीय पुरातत्व का अग्रणी माना जाता है, क्योंकि एस आर राव ने जो आपका गुजरात है वहां पर समुद्र की गहराई में एक स्थल की खोज की जिसे प्राचीन द्वारका या बेट द्वारका माना जाता है। तो याद रखना है आपको, एस आर राव ने द्वारका या बेट द्वारका की खोज की थी। कर्नल मीडो टेलर को दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियों का उत्खनन करता स्वीकार किया जाता है। किसको? जो दक्षिण भारत की जो महापाषाणिक समाधियां हैं उनका उत्खनन करता कर्नल मीडो टेलर को माना जाता है। कर्नल मीडो टेलर को दक्षिण भारत की जो महापाषाण समाधियां हैं उनका उत्खनन करता स्वीकार किया जाता है। इसके बाद आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। पेनिनोलॉजी किसे कहा जाता है? तो पराग एवं बीजाणुओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं पेनिनोलॉजी, जिनमें पुरातात्विक सामग्रियों के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त माप पद्धति एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोग की पुरातात्विकी कहा जाता है। जो पुरातात्विक सामग्रियां हैं उनके विश्लेषण के लिए जो प्रयुक्त माप पद्धति एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोग हैं उनको पुरातत्वमिति या आर्कियोमेट्री कहा जाता है। पैलियोंटोलॉजी प्राचीन जीवाश्मों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पैलियोंटोलॉजी है। पैलियोपैथोलॉजी कंकाल एवं हड्डियों, कंकाल और हड्डियों के विश्लेषण के आधार पर प्राचीन बीमारियों एवं चोटों का अध्ययन करना पैलियोपैथोलॉजी। कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक आर्कियोलॉजी, इसका मतलब होता है नॉलेज, अतीत की भौतिक संस्कृति के विश्वासों एवं धर्म के बारे में सोचने या अनुमान के तरीके से यह संबंधित होता है। नेक्स्ट देखेंगे पुरातात्विक शोध। देखिए भारत में पुरातात्विक शोध बड़े महत्व के हैं, क्योंकि भारत में जो मनुष्य है उसके एक लंबे काल का अध्ययन हम सिर्फ पुरातत्वों के आधार पर ही करते हैं। जैसे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का जो जितना भी ऐतिहासिक अध्ययन है हम पुरातत्वों के आधार पर ही करते हैं। और पुरातत्व हमें साहित्यिक स्रोत जहाँ पे मिलते हैं, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर तथा पुरातत्वों के आधार पर, इन दोनों के आधार पर उसकी प्रामाणिकता तय की जाती है। और कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है, जैसे पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। और बाद के वर्षों में भी कई ऐसे तथ्य हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जो हमारे गुप्त काल में समुद्रगुप्त है समुद्रगुप्त है उनका अध्ययन सिर्फ पुरातत्वों के आधार पर ही किया गया है, जिनका सिक्के और उनके जो अभिलेख हैं उसके आधार पर ही उनकी जानकारी मिलती है। इनके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है समुद्रगुप्त के बारे में। तो जो पुरातात्विक हैं स्रोत हैं वह हमारे इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। देखिए मानव
इतिहास का जो अधिकांश भाग है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का भारत में, तो उसके साक्ष्य सिर्फ पुरातत्व के आधार पर ही उनका इतिहास लिखा गया है। इसके बाद जो साहित्यिक साक्ष्य हैं वो पुरातत्व साक्ष्य के स्वरूप में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। देखिए जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वह जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उनके विपरीत जो पुरातात्विक स्रोत हैं वह अधिक वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी इनमें ज्यादा पाई जाए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि इसमें मनुष्य विशेष मनुष्य विशेष का जो अपना मत है वह नगण्य मात्रा में होता है। जैसे आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए आपको ए बी सी और डी। इसमें से केवल एक ही ऑप्शन सही होता है, मतलब व्यक्ति खुद की राय नहीं दे सकता, राय नहीं दे सकता, सिर्फ एक विकल्प चुनने का अवसर दिया जाता है, मतलब सबकी समान संरचना होती है। इसी तरह जो सब्जेक्टिव होता है वह जो क्वेश्चन लिखता है सब्जेक्टिव वो सब लोगों का अलग अलग होता है, उसमें हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है। इसी तरह जो साहित्यिक साक्ष्य हैं वह पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य के विपरीत जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वह अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं साहित्यिक साक्ष्यों की अपेक्षा। नेक्स्ट है प्राचीन काल का साहित्य अधिकतर कुलीन एवं अभिजातों पर केंद्रित है, क्योंकि जो प्राचीन काल का जो साहित्य है वह राज दरबारी के रूप में लिखा गया और इनमें राजाओं की प्रशस्तियां और उनका गुणगान का वर्णन है। साथ ही इन्होंने निचले तबके के जो व्यक्ति थे उनका इसमें वर्णन नगण्य मात्रा में आता है। जबकि जो पुरातत्व है वह निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में कोई विभेद नहीं करता, लेकिन इनके कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कि पुरातत्व सामग्री अपने स्वरूप में ऑब्जेक्टिव ही तो होती हैं, लेकिन इन वस्तुओं का जब आप विश्लेषण करते हैं तो वह व्यक्तिनिष्ठ, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है, वह अपने आधार पर इसके निष्कर्ष निकालता है। इसके बाद पुरातत्व जो सामग्रियां हैं वह मानवीय हस्तक्षेप की उनमें गुंजाइश होती है, क्योंकि अगर किसी स्थल पर कुछ पुरातात्विक स्थल पर सामग्रियां मिली हैं और इनको दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया हो, जैसे कि अशोक के अभिलेख हैं वह मध्यकाल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिए गए थे। साथ ही हम जिन पुरातात्विक सामग्रियों का महत्वपूर्ण समझकर उनका अध्ययन और विश्लेषण करते हैं उन सामग्रियों में एक ऐसा बड़ा भाग होता है जिसका आदि मानव द्वारा परित्याग कर दिया गया, क्योंकि हम जिन पुरातात्विक सामग्रियों का विश्लेषण कर रहे हैं वह निधियां जो आदि मानव ने परित्याग कर दी थी, जो उपयोग में नहीं थी, उनका अध्ययन हम कर लेते हैं। यह इसकी पुरातत्व साक्ष्य की कुछ सीमाएं हैं। इसके बाद पुरातत्व अध्ययन के जो नए आयाम है उनको पढ़ लेते हैं। देखो फील्ड आर्कियोलॉजी क्या होती है। पुरातात्विक स्थलों के अन्वेषण तथा उनकी खुदाई को हम फील्ड आर्कियोलॉजी कहते हैं। फील्ड आर्कियोलॉजी क्या है? पुरातात्विक स्थल हैं उनके अन्वेषण तथा उनकी खुदाई को हम फील्ड आर्कियोलॉजी कहते हैं। फील्ड आर्कियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम फ्रीमैन ने। विलियम फ्रीमैन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मरीन आर्कियोलॉजी। देखो जो समुद्र में उत्खनन किया जाता है। वैसे तो क्या हुआ था कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो इनकी जो महत्वपूर्ण सामग्रियां थी, लिखित सामग्रियां थी, वह समुद्र में इटली के समक्ष डूब गई थी। इटली के तटीय इलाकों में डूब गए थे बहुत सारे जहाज। तो इनका जब ये सामग्रियां प्राप्त होती हैं तो इसे ही मरीन आर्कियोलॉजी पश्चिम में बोला जाता है। लेकिन भारत में इसका आयत अलग है और इसका दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत में जो जल विलीन शहर हैं उनका जब अन्वेषण किया जाता है, जैसे कि उदाहरण पर तौर पर गुजरात के में द्वारबेट का तथा बेटका। गुजरात में जो आपका द्वारका है और बेट द्वारका है, वह समुद्र तल के नीचे के अवशेष वहां पर मिलते हैं। तो मरीन आर्कियोलॉजी भारत में जो समुद्र तल के नीचे दबे हुए शहर हैं और उसके बारे में यूज किया जाता है, जो आपके गुजरात में बेट द्वारका और द्वारका,
इन दो का उत्खनन किया गया है। मरीन आर्कियोलॉजी इसको हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग और यूनियन डेटिंग। देखिए, जीवाश्म काल का जो निर्धारण किया जाता है, जिसमें जीवाश्म होता है उसका निर्धारण कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर किया जाता है, और जिसमें जीवाश्म नहीं होता, जो गैर जीवाश्म होता है, उसका काल का निर्धारण यूनियन डेटिंग पद्धति के आधार पर किया जाता है। तो याद रखना है, जिसमें जीवाश्म होता है वह कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, तो जो गैर जीवाश्म होता है उनका काल निर्धारण यूनियन डेटिंग पद्धति के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है आर्कीमेट्री। इसके तहत प्राचीन जो स्मारक हैं उसकी सामग्री का अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए उसके आकार का भी माप किया जाता है, तथा उसे रासायनिक परीक्षण भी पर भी उसके बल दिया जाता है। तो आर्कीमेट्री में प्राचीन जो अध्ययन सामग्री है उसके अध्ययन और विश्लेषण के लिए उसके आकार को भी मापा जाता है, उसकी रासायनिक परीक्षण पर भी बल दिया जाता है, इसे बोला जाता है आर्कीमेट्री। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए, जो आदि मानव है उसके जीवाश्म के अध्ययन के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तथा डीएनए का अध्ययन किया जाता है, जिसे बोला जाता है पैलियोंटोलॉजी। हाल में जो बाइक्रोमोसोम तकनीक है, इस अध्ययन के बाद लगभग यह स्थापित किया गया है कि जो आर्य हैं वह बाहर से आए थे, मध्य एशिया से। यह स्थापित अब कर दिया गया है। तो यह किसके द्वारा स्थापित किया है? पैलियोंटोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय पुरातत्व। पर्यावरणीय पुरातत्व, इसके तहत पुरातत्व का अध्ययन किसी क्षेत्र जिसमें पर्यावरण के क्षेत्र में होने वाले बदलाव के संदर्भ में किया जाता है। एथनो आर्कियोलॉजी क्या होता है? इसके तहत अतीत के समुदाय के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी, कोई अतीत का समुदाय है उसके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए जो वर्तमान समुदाय है उसके व्यवहार एवं गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। क्या होता किया गया इसके तहत, जैसे कि राजस्थान में जो मूर्तियां पत्थर की और मन के बनाने वाले व्यक्ति हैं, इनका अध्ययन प्राचीन भारत में मूर्तियां और जो मन के बनाते थे, मूर्तियां प्लस जो मन के बनाते थे, उन इनके बारे में जो प्राचीन भारत के जो मूर्तियां और मन के बनाने वालों के बारे में, तो वर्तमान में मूर्तियां और मन के बनाते हैं, इनके इनके द्वारा इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। एथनो आर्कियोलॉजी उसे बोला जाता है। सैल्वेज आर्कियोलॉजी क्या होती है? ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में विस्तार के कारण जो कई पुरातात्विक स्थल हैं वो विनष्ट होने के कगार पे हैं। जो ग्रामीण से जो नगरीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है उसके कारण जो कई पुरातात्विक स्थल हैं वह नष्ट होने के कगार पे हैं। इसलिए इसका उद्देश्य खतरों से ग्रस्त स्थलों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित रखना है। इसको क्या बोलते हैं? सैल्वेज आर्कियोलॉजी। किसे बोलते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र का जो विस्तार हो रहा है उससे कारण जो पुरातात्विक स्थल हैं वह नष्ट हो रहे हैं, तो उन खतरों से ग्रस्त जो पहचान कर उन स्थलों को सुरक्षित करना ही सैल्वेज आर्कियोलॉजी है। और एथनो आर्कियोलॉजी क्या होता है कि जो इस टाइम पे जैसे कोई मनके और मूर्तियां बना रहा है और प्राचीन काल में जो मनके और मूर्तियां बना रहे हैं, तो वर्तमान काल में जो मनके और मूर्तियां बनाने वाले हैं उनके आधार पर प्राचीन काल में मानकों और मूर्तियां बनाने के बारे में जानकारी का अध्ययन, उनके व्यवहार और गतिविधियों का अध्ययन करना ही एथनो आर्कियोलॉजी है। ये कार्बन डेटिंग क्या होती है इसको और आपको समझना है। देखिए, जब कोई जीव होता है वह जीवित होता है, जब कोई जीव होता है वह जीवित होता है, तो उसमें कार्बन सी फुटप्रिंट की मात्रा हमेशा संग्रहित होती रहती है, और एक निश्चित दर से इसका क्षरण भी होता रहता है, क्षरण भी होता है। तो इस तरीके से जब उसकी मृत्यु हो, तो इसमें जो कार्बन 14 जब तक वह जीव जीवित है, चाहे वह पेड़ है या कोई जीव है, जब तक वह जीवित रहता है तो C14 की मात्रा एक निश्चित मात्रा में बनी रहती है। लेकिन जब ही वह लिविंग जीव उसकी डेड हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो वह वातावरण से मतलब पानी से, वायु से या भोजन से जो C14 प्राप्त कर रहा था, कार्बन 14 प्राप्त कर रहा था, उसके ग्रहण करने की दर समाप्त हो जाती है, और वह उसके क्षरण की दर एक नियत नियत गति से आगे बढ़ती रहती है। इसी आधार पर कार्बन डेटिंग की जाती है।
इसका आप ग्राफ देखेंगे कि जो जब लिविंग ऑर्गन जीवित रहता है तो उसमें 100% कार्बन रहता है, लेकिन समय के साथ उसमें डिके होता है, उसका कर्व नीचे आता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, जब कोई भी जीव होता है, वह जीवित होता है, कोई भी जीव जब जीवित होता है तो वह कार्बन C14 कार्बन 14 का संग्रहण करता है और उसका क्षरण भी करता है। C14 क्या है? C14 कार्बन का एक रेडियो आइसोटॉप है, रेडियो आइसोटॉप या रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ, कार्बन का यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। जब कोई भी प्राणवान वस्तु होती है, जब उसमें प्राण होते हैं, तो एक निश्चित गति से इसका निश्चित गति से प्राणवान वस्तु में निश्चित गति से इसका क्षरण या क्षय होता है। अब जब कोई भी वस्तु होती है, जब वो जीवित होती है, तो C14 का क्षय और C14 का हवा और भोजन से संग्रहण करता है, क्षय भी करता है और संग्रहण भी करता है हवा और भोजन से। तो इसमें C14 की मात्रा जो है वो उसमें समन्वय बना रहता है, वह निश्चित हमेशा बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वह वस्तु मृत प्राय हो जाती है, मृत हो जाती है, तो वह जो वातावरण से, हवा से और भोजन से C14 प्राप्त कर रहा था, वह रुकना लेना बंद हो जाता है। लेकिन उसमें C14 जो रिजर्व है वह बनी रहती और उसका एक निश्चित गति से, मतलब निश्चित समय से उसका क्षरण होता रहता है, वह प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है। तो जब प्राचीन वस्तु में C14 में जो आई कमी है, जो 14 में जो कमी है, उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके आधार पर किसी प्राचीन वस्तु के समय का या काल विशेष का अध्ययन किया जाता है। जो C14 का क्षय है, इसका जो आधा जीवन होता है, आधा जीवन, जब यह किसी जीव में आधी मात्रा में रह जाती है, तो वह समय विशेष अवधि होती है 55,068 वर्ष। और जब यह किसी वस्तु में बनवाईभूत रह जाती है, तो यह हो जाती है 11,138 वर्ष, इसकी धारता बचती है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास जल्दी से आएगी। नेक्स्ट क्लास के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना भी स्टार्ट कर देंगे, वह अलग से क्लास होगी, अलग से उसके वीडियोज आएंगे आपके पास।